दर्शाया जाता है एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं अपना लेक्चर और आज से हम लोग एक लेक्चर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे, सब उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट देखेंगे। कंसेप्ट देखने के बाद हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। ये वाला लेक्चर आप सीएस ब्रांच से है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं, या फिर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक्स दिया हुआ है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये पूरी एक सीरीज़ है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, अंत तक देखेंगे और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर भी करेंगे ताकि वो भी इन वीडियो की हेल्प से अपने आप को इम्प्रूव कर सके, एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लेकर आ सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वाला जो चैप्टर है ये इंट्रोडक्शन से रिलेटेड पूरा चैप्टर है। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अगर आप ईडीसी स्टार्ट करते हैं तो उसमें इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो या चार्ज या पार्टिकल्स के फ्लो का स्टडी करते हैं। किसके इफेक्ट में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में उनके फ्लो की स्टडी करते हैं। तो हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट किस तरह का होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, वोल्टेज सोर्स कौन कौन से होते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, कांस्टेंट करंट सोर्स, यहाँ तक आज देखेंगे। और इन्हीं पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आज हम करने वाले हैं। आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज इंडस्ट्रीज में हो रहा है, जहाँ क्वालिटी कंट्रोल में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, सेंसर्स के फील्ड में, ऑटोमेशन में, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है स्टडी ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कंप्लीटली आपके लिए अभी के समय में इलेक्ट्रॉनिक्स है। सबसे पहला पार्ट यही आता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि हमें पढ़ना ही क्या है, चार्ज या पार्टिकल का मूवमेंट पढ़ना है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो सेंटर वाला पार्ट है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका न्यूक्लियस। ये वाला पार्ट आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कौन कौन होते हैं, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होंगे प्लस प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन कौन से चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। एटम का अगर कोई मास डिसाइड करता है तो वो कौन डिसाइड करता है, उसका न्यूक्लियस डिसाइड करता है। मास ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू न्यूक्लियस में मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये दोनों मिलकर क्या डिसाइड करेंगे, किसी भी एटम का मास डिसाइड करते हैं जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ये देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एटॉमिक वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या कहलाएगा, उसका एटॉमिक वेट डिसाइड करेगा। फिर एक बात आती है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। अरे भाई ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियस क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस कुछ नहीं है। न्यूक्लियस के चारों ओर कौन रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को जो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में, इसे क्या कहता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली ये भी एटम का ही पार्ट है। अब एक्स्ट्रा न्यूक्लियस में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस में कौन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कौन सा चार्ज होता है, बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ लिखा हुआ है। इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है, किसके बराबर, नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल इन नेचर में होते हैं बट अपोजिट इन फेज होते हैं। अगर ये पॉजिटिव 5 है तो ये नेगेटिव 5 होगा। और एटॉमिक नंबर किससे डिसाइड होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एटॉमिक नंबर किससे डिसाइड होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर डिसाइड होता है। जैसे हम हाइड्रोजन का 1 जानते हैं, कॉपर का 29 जानते हैं, सिलिकॉन का 14 जानते हैं, जर्मेनियम का 31 जानते हैं। ये कहाँ से डिसाइड हुआ, उसमें जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अगर पता है किसी एटम के लिए तो आप उसका एटॉमिक नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात आती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट कैसे डिसाइड, कंसेप्ट पे देखेंगे, कंसेप्ट देखते चलेंगे और इन्हीं कंसेप्ट पे क्वेश्चन भी आते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो उसका एक फॉर्मूला होता है, उसे बोलते हैं 2n स्क्वायर। अब 2n स्क्वायर से कैसे कंप्लीट होता है, देखो अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करता हूँ
तो n इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। कितना हो जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ तो n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो 2 × 3 का स्क्वायर मतलब 9 इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और कौन सा फॉर्मूला है, 2n²। ये आपको याद रखना है, छोटी छोटी बातें ही आपको याद रखनी है, यही आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। फिर उसके बाद करते हैं लास्ट ऑर्बिट में हमेशा कोई भी एटम क्या चाहता है, कितने इलेक्ट्रॉन रखे, 8 इलेक्ट्रॉन रखे। और ये वाला जो लास्ट ऑर्बिट होता है ये क्या कहलाता है, किसी भी एटम के लिए वैलेंस बैंड कहलाता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करता है, वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा अपने पास रखने की कोशिश करता है। ये इसकी कंफर्टेबल सिचुएशन होती है और इस कंफर्टेबल सिचुएशन से बाहर ये आना नहीं चाहता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट में यहाँ पर ये बात समझाना चाह रहा है कि कोई भी डिफरेंट एटम्स की प्रॉपर्टी, डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट मटेरियल अलग अलग प्रॉपर्टीज के कैसे होते हैं। जैसे जिंक की प्रॉपर्टीज अलग होती है, कॉपर की प्रॉपर्टीज अलग होती है, सिल्वर की प्रॉपर्टीज अलग होती है। वो किस कारण होती है, कैसे डिसाइड होती है, वो किस तरह डिसाइड होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। किसी भी एटम में या किसी भी मटेरियल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, वो कहाँ से, उससे क्या डिसाइड होता है, उस पूरे एटम या मटेरियल की प्रॉपर्टीज डिसाइड होती है। इसीलिए हर एक मटेरियल की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि हर एक मटेरियल में इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग होगी, प्रोटॉन की संख्या अलग होगी। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, इन दोनों की संख्या से प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या से क्या बन जाता है, एटॉमिक वेट बन जाता है। फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर किससे बनता है, एटॉमिक नंबर अगर बनाने जाते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपका क्या बन जाता है, एटॉमिक नंबर बन जाता है। या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कहीं दे रखा है तो उससे भी क्या बन जाता है, आपका एटॉमिक नंबर बन जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कॉपर का। अब कॉपर में क्या कह रहा है कि वो प्रोटॉन इतने हैं, न्यूट्रॉन इतने हैं, तो इलेक्ट्रॉन बताओ, प्रोटॉन इतने हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे। प्रोटॉन अगर आपके पास 29 है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, नंबर इक्वल होता है तो 29 हो जाएगा। अगर वो पूछता है एटॉमिक नंबर क्या है तो एटॉमिक नंबर 29 हो जाएगा। एटॉमिक वेट क्या है तो इन दोनों को 8 कर दो तो एटॉमिक वेट निकल जाएगा। इस तरह हर एक मटेरियल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी किस पे डिसाइड होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स पर। अब सारी कहानी क्योंकि हमें पढ़नी है इलेक्ट्रॉनिक्स और सारी कहानी किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है। तो इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। एज इट इज इन वैल्यूज को आपको रिमेंबर करके रखता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मास कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन का, 9 × 10⁻31 kg। 9 × 10⁻31 kg। यहाँ पे -19 है या -31 है, तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का नेग्लेजिबल होता है, बहुत कम मास होता है उसके चार्ज के कंपैरिजन में। चार्ज के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, ये बात नोट कर लीजिए, आपके काम आने वाली है। फिर रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.9 × 10⁻15 मीटर, मतलब बहुत छोटा होता है इलेक्ट्रॉन। इसीलिए करंट फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्योंकि मास नेग्लेजिबल है इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या होता है, इजी होता है ना, इसीलिए इलेक्ट्रॉन मोबाइल कहलाते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स को मोबाइल क्यों होते हैं, क्योंकि उनका मास बहुत कम होता है। फिर अब बात करते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से देखना है इसको। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर ये एक ऑर्बिट है, फिर एक ये ऑर्बिट है, फिर एक ये ऑर्बिट है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, ये मेरा न्यूक्लियस है। जो इनर ऑर्बिट और आउटर ऑर्बिट में यहाँ पर 1 नंबर का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 नंबर का इलेक्ट्रॉन है। 2 नंबर के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑफ 2 नंबर के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑफ 1 नंबर के इलेक्ट्रॉन से हमेशा ज्यादा होगी। 2 नंबर, जितना आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी जितना आउटर ऑर्बिट में जाएगा। इसी की तरह दूसरा फंडा एक और आता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है 3 नंबर का और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। चलो एक और 2 की बात कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब इनमें क्या होगा, जैसे जैसे हम ऑर्बिट से दूर जाएंगे न्यूक्लियस से, उसका अट्रैक्शन फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये मेरा न्यूक्लियस है, यहाँ से जैसे जैसे हम लोग आउटर ऑर्बिट में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे आउटर ऑर्बिट में जा रहे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, बट न्यूक्लियस के साथ फोर्स डिक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन फोर्स था वो डिक्रीज हो रहा है। आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, हायर एनर्जी का है, लोअर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी का है। 1 वाले का ज्यादा होगा कंपेरेटिव टू 2। 1 वाले का ज्यादा होगा किससे, अट्रैक्शन फोर्स।
तो ये दो कंसेप्ट आप लोग याद रखना। इसीलिए क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन जितना आउटर ऑर्बिट में होगा उसको कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्योंकि वो पहले से हायर एनर्जी में और न्यूक्लियस के साथ फोर्स कम है। मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, वो बहुत अच्छा फंडा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल आउटर ऑर्बिट में है। सोडियम के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बात करूँ मैग्नीशियम के लिए ये दोनों हैं। फिर इसके बात करूँ एल्यूमिनियम के लिए ये तीनों इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर से ही हम डिसाइड करते हैं कि जो मटेरियल है वो मेटल है, नॉन मेटल है या सेमीकंडक्टर है। अब बात कर लेते हैं कि मेटल कैसे होंगे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, 4 से कम होगी तो वो क्या कहलाएगा? मेटल कहलाएगा। अगर 4 के बराबर होगी तो क्या कहलाएगा? सेमीकंडक्टर कहलाएगा। 4 से ज़्यादा होगी तो क्या कहलाएगा? वो इंसुलेटर कहलाएगा। अगर मोर देन 4 है तो क्या है? वो इंसुलेटर है। इक्वल टू 4 है तो क्या कहलाएगा? अपना सेमीकंडक्टर कहलाएगा। और हमारा सारा खेल किस पे चलेगा? सेमीकंडक्टर पर ही चलने वाला है। ये सारे मेटल के एग्जांपल हो गए। मेटल के एग्जांपल्स तो ये तो आप देख ही लोगे, इसमें कोई परेशानी नहीं आने वाली है। बात ये करनी है सेमीकंडक्टर के एग्जांपल की। सेमीकंडक्टर के एग्जांपल आ जाएंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम। कार्बन के भी आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसको इंसुलेटर में रखते हैं। क्यों रखते हैं आप मुझे कमेंट करके प्लीज बताइए कि इसे इंसुलेटर में क्यों रखा जाता है। फिर बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ऐसे इलेक्ट्रॉन जिस पर न्यूक्लियस का कोई कंट्रोल नहीं है। जो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था उसको थोड़ी और एनर्जी मिल गई तो वो कहाँ चला गया? फ्री हो गया, अपने हिसाब से अपना काम करने लग गया। एक बच्चा होता है जो अपने पेरेंट्स के पास रहता है, एक बच्चा हॉस्टल में रहता है। तो हॉस्टल में रहने वाला बच्चा जनरली फ्री रहता है क्योंकि उसके साथ वो दूरी पर है। इसी तरह न्यूक्लियस से जो दूर इलेक्ट्रॉन होगा वो जनरली फ्री हो जाएगा थोड़ी सी एनर्जी पाकर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन में जो और किस इलेक्ट्रॉनिक्स में जो करंट फ्लो होने वाली है, जो करंट फ्लो होती है वो किसके कारण होती है? मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। किसके कारण? मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण क्या फ्लो होती है? करंट फ्लो होती है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? कंडक्शन बैंड में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कंडक्शन बैंड में पाए जाते हैं। फिर बात करें कि कंडक्टर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता है? बिल्कुल सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, काफी फ्री इलेक्ट्रॉन, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। इंसुलेटर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। सेमीकंडक्टर में क्या होगा? वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। रूम टेम्परेचर पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे। तो सेमीकंडक्टर क्या है? इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की कड़ी है। इसका एनर्जी बैंड डायग्राम वगैरह सब आगे हम देखने वाले हैं। ये वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड क्या होता है। अभी इतना ध्यान रखो कि सेमीकंडक्टर क्या है, जिसमें क्या है? बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे। इंसुलेटर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है और कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। फिर बात करने वाले हैं हम वोल्टेज सोर्स की। तो ऐसी डिवाइसेस जो क्या करती है? कंटिन्यूसली कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट में प्रोवाइड करें तो वो डिवाइसेस क्या कहलाती है? वोल्टेज सोर्स कहलाती है। ऐसी डिवाइसेस जो कंटिन्यूसली कांस्टेंट वोल्टेज आपको आउटपुट में प्रोवाइड करे तो क्या कहलाती है? वोल्टेज सोर्स आती है। हमारे मोबाइल के एडेप्टर वोल्टेज सोर्स है। इसके अलावा हमारा जो इन्वर्टर होता है वो वोल्टेज सोर्स होता है। ड्राई सेल जो बैटरीज आती है वो वोल्टेज सोर्स है। ये सारे वोल्टेज सोर्सेज है। अब डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स, डीसी वोल्टेज सोर्स क्या कहलाएगा? हमारी जो छोटी छोटी बैटरीज आती है जिससे हमें डीसी वोल्टेज मिलता है, डायरेक्ट करंट मिलता है, इस तरह का डीसी वोल्टेज मिलता है। 3.2 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 9 वोल्ट, इसकी बैटरीज जो आती है वो क्या कहलाती है? डीसी वोल्टेज सोर्स कहलाएगी। अब डीसी वोल्टेज सोर्स में क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं। यहाँ एक सर्किट दे रखा है। यहाँ पे एक डीसी वोल्टेज सोर्स है, इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। ये एक रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस, जिसमें हमें करंट फाइंड करनी है। तो करंट का फॉर्मूला ओम्स लॉ से हम जानते हैं। आई इज इक्वल टू क्या होता है? V बाय आर होता है। यहाँ पर इस आर को क्या लिखा है इन्होंने? इसको V को क्या लिखा है? EG लिखा है। EMF होता है एनर्जी, इसलिए EG लिख दिया है। और RL ये रहा। और RI क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट होता है। टर्मिनल वोल्टेज की बात करेंगे, वोल्टेज। अब वोल्टेज की बात करेंगे तो यहाँ पर जो वोल्टेज है, यहाँ पर अगर वोल्टेज निकालना है तो यहाँ ये जो टोटल वोल्टेज है इसमें से इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पर जो ड्रॉप होगा वो जो बचेगा वो IRL हमारा टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। फिर AC वोल्टेज सोर्स, ऐसे वोल्टेज सोर्स जिसमें क्या होता है? कंटिन्यूसली पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल में वो रिवॉल्व करते रहते हैं और AC जनरेटर्स से जनरेट होते हैं। उनकी पोलरिटी चेंज होती रहती है आउटपुट पर। ये क्या कहलाते हैं? AC वोल्टेज सोर्स कहलाते हैं। AC करंट इस तरह की होती है, आप लोगों को आइडिया हो तो। ये कंटिन्यूसली पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल में रिवॉल्व करते रहते हैं।
ठीक है, एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन आएगा लोड पे, एक बार नेगेटिव डायरेक्शन आएगा। ऐसे सोर्स क्या कहलाते हैं? एसी वोल्टेज सोर्स कहलाते हैं। इसके लिए हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हो जाती है। एक तो मैक्सिमम वैल्यू Vm, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। आगे समझेंगे सारी बातें, क्या है साइन ओमेगा टी, ये सारी डिटेल्स में देखेंगे। एक बार इतना याद रखो, यहाँ पे Vm क्या, मैक्सिमम वोल्टेज, और इसका जो हम जनरली सारी कैलकुलेशन RMS वोल्टेज पे करते हैं। RMS, IRMS या VRMS। IRMS क्या हो जाएगा, ZL/ZI, और VRMS IZL। कॉन्स्टेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है? ऐसा वोल्टेज सोर्स जो क्या करे, हमें कांस्टेंट आउटपुट प्रोवाइड करे, कंटिन्यू कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करे। करंट आप चाहे कितनी भी इंक्रीज कर लें, कांस्टेंट अगर वो आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है तो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स कहलाएगा। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स आता है, ये कंडीशन आइडियल होती है। जनरली क्या होता है, प्रैक्टिकल केस में क्या होता है, अगर करंट इंक्रीज करते हैं लोड पे तो जो वोल्टेज होता है वो डिक्रीज होता है कुछ अमाउंट में। आइडियल केस में ऐसा होता है कि कांस्टेंट वोल्टेज ही आपको प्रोवाइड कराए आउटपुट में, भले आप करंट कितनी भी इंक्रीज कर ले। इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स क्या होता है। क्वेश्चन ये बनता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं होगा तो सारा ड्रॉप इंटरनली हो जाएगा, आउटपुट में वोल्टेज नहीं मिल पाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स क्या होगा, हमेशा 0 होगा, ताकि हमें कांस्टेंट आउटपुट में वोल्टेज मिले, अंदर कुछ ड्रॉप नहीं हो। कांस्टेंट करंट सोर्स, ऐसे सोर्सेज जो आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करेंगे। कांस्टेंट करंट सोर्स में यहाँ पे डायग्राम में गलत दे रखा है, ये वाला रजिस्टर इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पैरेलल में लगता है। तो इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा ये जाता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कांस्टेंट करंट सोर्स, ये क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कांस्टेंट करंट सोर्स, ये होगा आपका, ये होगा इन्फिनिटी या हाई। आइडियली इसकी वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा और वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा। फिर बात आती है कन्वर्जन्स की। कन्वर्जन्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उससे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं हम लोग। आज जो पढ़ा उस पर अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करता हूँ तो पहला ऑब्जेक्टिव, द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एटम कैन हैव, मैंने बताया था कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अब क्या पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन, व्हेन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम हैज लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन द मटेरियल इज जनरली, आप आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे कि वो मटेरियल कौन सा होगा जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होना, कितना की एनर्जी क्या होती है ये पूछ रहा है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है पूछ रहा है, स्मॉल होती है, हाई होती है, मैक्सिमम होती है। क्योंकि वैलेंस बैंड क्या होता है, सबसे आउटर में होता है, तो सबसे आउटर में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी भी क्या होगी, मैंने बताया है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर भी क्या है। और उसके बाद फोर्थ की बात करूं, अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन, ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसमें सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो कौन होता है, मेटल होता है। द आइडियल वोल्टेज सोर्स है इंटरनल रेजिस्टेंस, अब वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, आइडियली 0 होगा, क्योंकि इंटरनली कुछ ड्रॉप नहीं हो, सारा हमें आउटपुट में मिल जावे। आइडियल करंट सोर्स है इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस करंट सोर्स का क्या होगा, उसका इन्फिनिटी होगा, ताकि क्या होगा कि ये इस तरह करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगता है, ये करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगता है इंटरनल वाला। तो अगर यहाँ पर करंट जाए, ये इन्फिनिटी होगा और यहाँ पर मेरा लोड लगा हुआ है RL, तो क्या होगा, अगर ये इन्फिनिटी नहीं होगा तो कुछ करंट यहाँ पे चल जाएगी, यहाँ पे मुझे आउटपुट में कांस्टेंट करंट या मैक्सिमम करंट नहीं मिलेगी। तो ये इन्फिनिटी होगा तभी यहाँ पर कोई करंट नहीं आएगी, सारी करंट मुझे आउटपुट में मिल पाएगी, इसीलिए ये क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। फिर उसके बाद बात करूँ तो मैं, व्हेन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम हैज एग्जैक्टली 4 वैलेंस में, मटेरियल क्या कहलाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे अगर वैलेंस बैंड में, तो वो मटेरियल क्या कहलाएगा, आप बता दोगे। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, आउटपुट वोल्टेज आइडियल वोल्टेज सोर्स का क्या रहेगा, डिपेंडेंट अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस या कांस्टेंट रहेगा। आइडियली क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। द करंट आउटपुट ऑफ एन आइडियल करंट सोर्स, वो भी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 14th वाला आप मुझे बताएंगे। 15th वाला, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैक्यूम इज देन इन कंडक्टर, वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी कंडक्टर के कंपैरिजन में, तो वैक्यूम में क्या होगी, कंडक्टर के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बहुत ज्यादा होगी। फिर क्वेश्चन है, व्हेन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम हैज मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन द मटेरियल इज जनरली, 4 से ज्यादा अगर आउटर मोस्ट वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है तो वो मटेरियल क्या कहलाएगा, आपको पता है, वो मुझे कमेंट करके आप लोग बताएंगे। तो ये सारा लेक्चर था, इसमें हम लोगों ने देखा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बेसिकली स्टडी की और उस पर बेस्ड कुछ ऑब्जेक्टिव देखे हैं। इसी तरह पूरी सीरीज हम लेते आएंगे। आगे हम वोल्टेज सोर्स की बात करने वाले हैं, वोल्टेज सोर्स कन्वर्जेंस की बात करने वाले हैं। फिर